शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदां। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने जाने से पहचाने से यूट्यूब चैनल बोले तो एग्जाम कोच पर, और वही संस्कृत वाली क्लास में। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं, आशा है, विश्वास है, आप होंगे स्वस्थ, आप होंगे मस्त और आप होंगे व्यस्त। चलते हैं, शुरुआत करते हैं वहीं से जहां से गए थे, आपको छोड़कर उसी श्रृंखला में आपको जोड़ते हैं, उस समास वाली श्रृंखला जिसमें एक समास आपका हो गया है, आपने पढ़ा होगा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास आपने 16 अर्थों में होता था, प्रथम पद अव्यय होता था और प्रथम पद की ही प्रधानता होती थी, और जो सामासिक पद बनता था सदैव नपुंसक लिंग एक वचन में बनता था। इतनी चीजें जानते हुए हम 16 अर्थों में समास हमने पढ़ा, लिखा, जाना, समझा। उसमें भी एक जो और मुख्य है जो अक्सर पूछता है, मैं थोड़ा सा उसकी चर्चा अव्ययी भाव का करते हुए चलूंगा। एक सूत्र आता है, क्या क्या एक सूत्र आता है न, हालांकि आज हम तत्पुरुष समास आपको पढ़ाता, लेकिन उसके पहले एक जो इंपॉर्टेंट है, जो कभी कभी आपके यहाँ पूछ लेता है, वो आप समझ लें कि एक सूत्र होता है। कौन सा होता है? नदीभिश्च। कौन सा होता है? नदीभिश्च। पिछली वीडियो में मैं आपको ये बताना भूल गया था, वीडियो बड़ी हो रही थी तो मैं शॉर्ट करना पड़ा था। नदीभिश्च ये सूत्र होता है, लाइन होती है नदीभिश्च। वैसे आप जानते हो कि दिगुस जो जिसमें जिस भी सामासिक पद में जो पूर्व पद अगर संख्यावाची होता है तो आप जानते हो, समझते हो, पढ़े हो कि पूर्व पद जो संख्यावाची होगा तो द्विगु समास, संख्यावाची द्विगु पढ़ा है। तो जिसमें पूर्व पद में कोई संख्या हो, संख्या लिखी हो, तो उसको आप द्विगु समास मानते हो। लेकिन कहीं कहीं पूर्व पद संख्या भी होती है, उसके बाद भी वहां द्विगु समास नहीं होता है। वो प्लेस ये है जो अव्ययी भाव समास में आता है। सूत्र का नाम है नदीभिश्च। नदीभिश्च सूत्र ये कहता है, अगर क्या हो, अगर भैया पूर्व पद, मैंने बताया दो पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। हमेशा जो समास होता है वो पूर्व पद और उत्तर पद में होता है। किस में होता है? पूर्व पद और उत्तर पद में होता है। तो कहते हैं पूर्व पद संख्यावाची हो, ठीक है, पूर्व पद संख्यावाची हो, उसके बाद क्या हो? उत्तर पद में किसी नदी का नाम हो, किसी नदी का नाम हो। ध्यान दीजिएगा, अगर दो कंडीशंस हैं, पूर्व पद में क्या है? पूर्व पद कोई संख्या है, कोई संख्यावाची शब्द है। पूर्व पद क्या है? कोई संख्यावाची शब्द है। और क्या हो, कह रहे हैं कि उत्तर पद में क्या हो? उत्तर पद में किसी नदी का नाम हो, किसी नदी का नाम हो। ध्यान दीजिएगा, पूर्व पद संख्यावाची हो और उत्तर पद में किसी नदी का नाम हो, तो उसका जो समास विग्रह होगा वो तो होगा किसकी तरह? द्विगु समास की तरह। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन है, अगर ऐसी कंडीशन है, वहां पे समास कौन सा होगा? तो वहां पे समास होगा आपका अव्ययी भाव समास। कौन सा समास? अव्ययी भाव समास होगा। ध्यान दीजिएगा, कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा जब पूर्व पद संख्यावाची हो, उत्तर पद में नदी का नाम हो। जो बहुत एक फेमस उदाहरण आपका है, वो उदाहरण कुछ ऐसा है। कहते हैं क्या? कहते हैं भैया कि हाँ, पंचगंगम, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। पंचगंगम, ये जो पंचगंगम है, कुछ नहीं करना है। एक तो सबसे पहले आप देखोगे तो पूर्व पद में क्या है? पूर्व पद में किसी कोई संख्या है। पूर्व पद क्या है? पंच, उत्तर पद क्या है? गंगम। ठीक है जी। अब यहां पूर्व पद संख्यावाची हुआ, पूर्व पद क्या हुआ? संख्यावाची है। अब पूर्व पद संख्यावाची है तो आपने
ये पढ़ा है कि संख्यावाची दिगु, उसमें भी क्या होता है, पूर्व पद में कोई ना कोई संख्या होती है, यही उसकी पहचान होती है दिगु समास की। तो यहां हम पूर्व पद में संख्या देखें तो अक्सर हम दिगु समास द्विगु, माफ कीजिएगा, अक्सर हम उसमें द्विगु समास गोला करके भाग आते हैं, लेकिन थोड़ा सावधान रहिएगा। अगर पूर्व पद में संख्या आ गया तो उत्तर पद को भी देख लेना, अच्छे से निहार लेना। और उत्तर पद में किसी नदी का नाम हो, यहां उत्तर पद में गंगम लिखा है, गंगा नदी का नाम है, तो यहां भले पूर्व पद संख्यावाची है, किंतु यहां पर अगर समास का नाम पूछे तो कभी भी आपको द्विगु समास नहीं बताना है। यहां पे समास पूछे तो आपको हमेशा अव्ययी भाव समास बताना है। कारण क्या है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही है कि पूर्व पद में कोई संख्या है और उत्तर पद में किसी नदी का नाम हो। कोई नदी ना हो कि नदी, पर्टिकुलर नदी शब्द लिखा हो, नदी ना लिखा हो, किसी भी नदी का नाम हो, नर्मदा हो, सरयू हो, सरस्वती हो, गंगा हो, ताप्ती हो, कावेरी हो, किसी नदी का नाम होगा और पूर्व पद संख्यावाची होगा तो एकदम बेझिझक होके वहां पे आपको क्या लगाना है, वहां पे समास लिखना है। कौन सा? तो बोले तो अव्ययी भाव समास। क्या लिखना है? अव्ययी भाव समास। इसका जो विग्रह होता है पंचानाम। क्या होगा? पंचानाम, एकदम दिगु की तरह, गंगा नाम समाहार। ठीक है, पंचानाम गंगा नाम समाहार, 5 गंगाओं का समूह, ये है आपका पंचगंगम। एक और, एक दो उदाहरण है, आप इसको लिख लो, वही उदाहरण याद रखना, कभी भी आप भूलोगे नहीं। कहते हैं द्वियमुनम। क्या बोलते हैं जी? कहते हैं द्वियमुनम, द्वियमुनम, द्वियमुनम। क्या क्या क्या? द्वियमुनम। अब यहां पूर्व पद में द्वि, कोई संख्या है 2। यमुनम, यमुना नदी का नाम है। यमुना क्या है? आपकी नदी का नाम है यमुना। और पूर्व पद में संख्या है। जब ऐसी कंडीशन दिख गई, ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति, ऐसी सिचुएशन दिख गई, तो आपको हमेशा क्या करना है, यहाँ पे नाम कौन सा देना है, किस समास का नाम देना है? दिगु नहीं, दिगु का नाम नहीं देना है। आपको हमेशा यहाँ पर अव्ययी भाव समास बताना है। कौन सा समास बताना है यहाँ पर आपको? हमेशा और हमेशा आपको यहाँ पर अव्ययी भाव समास लिखना है। समझे? अब इसका जो विग्रह होगा, द्वयोः यमुनयोः समाहारः। ठीक है जी, द्वयोः यमुनयोः समाहारः। उतार लेना, जान लेना, है ना जी? उतार लेना, जान लेना, समझ लेना। समझे कि नहीं समझे? पूर्व पद संख्यावाची, उत्तर पद में किसी नदी का नाम, बोले तो अव्ययी भाव समास। ये जो 2 तारा लगा है, सितारा लगा है, किनारा लगा है, इनको समझ लेना, नदी भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक और उदाहरण आता है सप्त नर्मदम। याद रखना, क्या? सप्त नर्मदम। सप्त मतलब 7, नर्मदा मतलब नर्मदम, नर्मदा नदी की बात की जा रही है। सप्त नर्मदम से तात्पर्य, सप्त मतलब 7, कोई संख्या है, नर्मदम मतलब नर्मदा नदी। तो मतलब क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पर मतलब हुआ कि 7 नदियों, 7 नर्मदाओं का समूह, नर्मदा नदी का नाम है, पूर्व पद संख्यावाची है, तो एकदम यहाँ द्विगु समास के स्थान पे क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। इसका जो विग्रह होगा, सप्ता नाम नर्मदा नाम समाहारः। क्या हो जाएगा? सप्तानाम, सप्तानाम नर्मदा नाम समाहारः। ठीक है जी, सप्तानाम नर्मदा नाम समाहारः, 7 नर्मदाओं का समूह। ये रहा आपका नदीभिश्च सूत्र, है ना जी? ये रहा आपका नदीभिश्च सूत्र। आगे चलते हैं। बस इतनी सी बात। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे भावे शिक्षक और शिक्षिकाओं, हम आज जो एकदम चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करेंगे किसकी? वो चर्चा करेंगे आज हम किसकी? बोले तो तत्पुरुष समास की। किसकी चर्चा करेंगे भैया? तत्पुरुष समास की। लिख लो, छाप लो। कौन सा समास? तो कहोगे तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। अब
क्योंकि प्रत्येक सूत्र समास का अपना एक सूत्र होता है। जैसे आपने कहा था कि पूर्व पद पदार्थ प्रधान प्रधानो अव्ययीभाव, वैसे भी यहाँ क्या कहोगे, किसी में पूर्व पद की प्रधानता होती है तो किसी में उत्तर पद की प्रधानता होती है, तो किसी में किसी पद की प्रधानता होती है। भाई साहब समझ में आया? किसी में किसी भी पद की प्रधानता होगी। चलो देखते हैं। जैसे आप कहते हो इसको क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो क्या क्या क्या, बोले तो क्या आप बोल सकते हो इसको, प्रायण उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः। क्या? तत्पुरुष। प्रायण उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः। समझ में आया क्या? प्रायण उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः। प्रायः जो है जिसमें उत्तर पद की प्रधानता हो उसमें कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। समझ में आया? प्रायः जिसमें उत्तर पद की प्रधानता हो उसमें समास कौन सा होता है? तो कहते हैं प्रायण मतलब प्रायः, उत्तर मतलब दो पद होते हैं, पूर्व पद उत्तर पद। व्यवहार में देखा कौन सा पद प्रधान था? उत्तर पद प्रधान था। और तत्पुरुष में क्या देख रहे हो कि इसमें हमेशा प्रायण प्रायः किसकी प्रधानता होती? तो कहते हैं उत्तर पदार्थ की प्रधानता होती। किसकी? उत्तर पदार्थ की क्या होती है? प्रधानता होती। तो क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। समझ में आया? जिसमें उत्तर पदार्थ की प्रधानता होगी वो कौन सा समास कहलाएगा? तो वो तत्पुरुष समास कहलाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं, इसको समझते हैं, जानते हैं क्या होता है। अब ये भी दो प्रकार का होता है भैया। कौन सा होता है? कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। तत्पुरुष भी दो प्रकार का होता है। एक होता है समानाधिकरण और एक होता है व्यधिकरण। ठीक है, एक होता है समानाधिकरण, एक होता है व्यधिकरण। कौन कौन सा? तत्पुरुष के दो भेद, एक समानाधिकरण तत्पुरुष, एक होता है व्यधिकरण तत्पुरुष। कौन सा? व्यधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, अब समानाधिकरण में समान विभक्तियां, मतलब किसमें? दोनों पद में क्या होता है? दोनों पद में, पूर्व और उत्तर दोनों पद में, दोनों पद में समान विभक्तियां होती हैं। समान विभक्तियां होती हैं। और व्यधिकरण में होगा क्या? दोनों पद में अलग अलग, दोनों पद में अलग अलग विभक्तियां, है ना जी? इसमें नहीं, इसमें क्या होता है? पूर्व पद में, केवल पूर्व पद में क्या होगा? में द्वितीया से लेकर सप्तमी, पूर्व पद में द्वितीया से लेकर सप्तमी विभक्ति तक का प्रयोग, विभक्ति का प्रयोग रहता है। समझ में आया? समानाधिकरण तत्पुरुष, व्यधिकरण तत्पुरुष क्या होता है कि जो समानाधिकरण तत्पुरुष होता है उसमें जो दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों में क्या होगा भैया? समान विभक्तियां लगी रहेंगी। क्या होगा? समान विभक्तियां लगी रहेंगी। किंतु आपका जो व्यधिकरण तत्पुरुष होगा उसमें क्या होगा? द्वितीया से लेकर सप्तमी विभक्ति तक का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? तो आप कहोगे भैया द्वितीया से लेकर सप्तमी विभक्ति तक का प्रयोग होता है। किसमें? किसमें? तो बोलते हैं व्यधिकरण तत्पुरुष समास में। और ये जो समानाधिकरण तत्पुरुष है ये कर्मधारय, जो कर्मधारय समास होता है वो उसको बताता है। क्योंकि आपको मैंने शुरू में बताया था, जो भेद, जब भेदोपभेद बता रहा था कि तत्पुरुष का भेद ही कर्मधारय है और कर्मधारय का भेद ही दिगु है। तो इसलिए जो है हम समानाधिकरण तत्पुरुष समान में क्या होता है? समान विभक्तियां पाई जाती हैं। और इसमें जो है पूर्व पद में, किसमें? पूर्व पद में विभक्तियों का प्रयोग होता है। किसमें? व्यधिकरण में केवल पूर्व पद में विभक्तियों का प्रयोग होता है। और उसमें कहां से? द्वितीय से लेकर सप्तमी तक के विभक्ति का प्रयोग होता है। समझे?
अब इसीलिए व्यधिकरण तत्पुरुष कितने प्रकार का होता है, कहेंगे 6 प्रकार का। कितने प्रकार का? 6 प्रकार होते हैं। किसके? व्यधिकरण तत्पुरुष समास के 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं भैया। और कैसे होते हैं? तो वो कुछ इस प्रकार होते हैं, कुछ इस प्रकार होते हैं। कैसे होते हैं? द्वितीय तत्पुरुष समास, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, ठीक। उसके बाद चतुर्थी तत्पुरुष, फिर चौथा पंचमी तत्पुरुष, पांचवा है आपका षष्ठी तत्पुरुष, उसके बाद सतवां है, ओ माफ कीजिए, छठा है और अंतिम है कौन सा, कहेंगे सप्तमी तत्पुरुष समास। ठीक है जी। ये हैं व्यधिकरण तत्पुरुष के भेद। ये कौन से हैं? किसके भेद हैं? व्यधिकरण तत्पुरुष के भेद हैं। कौन कौन से? द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास, षष्ठी और सप्तमी तत्पुरुष समास। और मैंने आपको बताया कि व्यधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है, विभक्तियों का प्रयोग कहाँ पे होता है, तो सीधे सीधे यहाँ लिखा है। कहाँ पे होगा? तो कहें पूर्व पद में होगा। कहाँ पे होगा? पूर्व पद में होगा। मतलब जो, अब हमको यही व्यधिकरण तत्पुरुष समास ही पढ़ना है, यही व्यधिकरण ही पढ़ना है। ये 6 प्रकार होता है। तत्पुरुष के 2 भेद, समानाधिकरण, व्यधिकरण। फिर व्यधिकरण के कितने भेद? 6 भेद। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी तत्पुरुष समास। अब क्या होगा, जैसे कि द्वितीय तत्पुरुष समास है तो इसमें क्या होगा, हम एक एक करके पढ़ेंगे, उनके उदाहरण जानेंगे। द्वितीय तत्पुरुष समास में क्या होता है? द्वितीय तत्पुरुष समास में हमेशा जो पूर्व पद होगा, अगर उसमें उसमें क्या होगा, उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। अगर पूर्व पद में, और क्योंकि यहाँ देखो लिखा है पूर्व पद में ही द्वितीय से सप्तमी विभक्ति का प्रयोग रहता है, तो क्या होगा, जो पूर्व पद होगा, पूर्व पद में हमेशा अगर द्वितीय लगी है तो समझो द्वितीय तत्पुरुष समास है, क्योंकि विभक्तियों का प्रयोग हमेशा पूर्व पद में ही करना है। अगर पूर्व पद में तृतीय लगी है तो समझो कि इसमें कौन सा समास है? तृतीय तत्पुरुष समास। अगर पूर्व पद में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है तो समझो चतुर्थी तत्पुरुष समास। अगर पूर्व पद में ही पंचमी का प्रयोग हो रहा है तो पंचमी तत्पुरुष समास। अगर पूर्व पद में षष्ठी विभक्ति लगी है तो समझो षष्ठी तत्पुरुष समास। और पूर्व पद में अगर सप्तमी लगी है तो समझो सप्तमी तत्पुरुष समास। इसके भी कुछ उपभेद होते हैं, जैसे गति या प्रादि तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष, नई तत्पुरुष इत्यादि इसके उपभेद हैं, उसको हम लास्ट में पढ़ेंगे। तत्पुरुष के जो उपभेद हैं, अब ये जो जो ये भेद हैं 6, इनमें से एक एक उठा के हम पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं। जैसे अगर हम पढ़ें अभी तो कौन सा पढ़े आप कीजिएगा। हाँ, द्वितीय तत्पुरुष समास। कौन सा तत्पुरुष समास? तो कहेंगे भैया कौन सा कौन सा कौन सा कहोगे? द्वितीय तत्पुरुष समास। देख लेते हैं कौन सा? द्वितीय तत्पुरुष समास। ठीक है। इसमें क्या होगा? पूर्व पद में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। ठीक है। पूर्व पद में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। ठीक है। और कैसे जानोगे कहाँ के आपको द्वितीया लगानी है? तो इसमें एक लाइन आती है, कुछ शब्द आपको मिल जाएगा। देखो संस्कृत है, एकदम पूरी व्यवस्था देती है आपको, ये पूरी व्यवस्था देती है, जुआड़ देती है। कुछ शब्द देखो तो समझ जाना क्या होगा, है ना जी। जैसे कह रहे हैं, अगर किसी पद के अंत में क्या आए? श्रित, अतीत, गत, अत्यस्त है,
ये सारे पद अगर किसी भी शब्द माफ कीजिएगा, किसी भी शब्द के अंतिम में आ रहा है श्रित अतीत पतित प्राप्त आपन, श्रित अतीत गत अत्यस्त है प्राप्त 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 आपन सुख है, ये सित अतीत गत अत्यस्त प्राप्त आपन इत्यादि ये सब शब्द आ रहे हैं। तो एक और है इसमें पतित है, क्या है पतित। ये सारे शब्द अगर कब आ रहे हैं, किसी भी पद के उत्तर पद में ये सारे शब्द आ जाएं, ठीक है। सित हो, अतीत हो, गत लिखा हो, अत्यस्त लिखा हो, प्राप्त लिखा हो, आपन्न लिखा हो, सुख लिखा हो, पतित लिखा हो, अगर ये सब शब्द आ जा रहे हैं तो ये समझ जाना इसमें कौन सा समास है। इसमें आपका अब द्वितीय तत्पुरुष समास है। इसमें कौन सा समास है, तो इसमें आपका द्वितीय तत्पुरुष समास है। कौन कौन सा, श्रित अतीत गत अत्यस्त प्राप्त आपन्न पतित। इतनी चीजें अगर अंतिम में आई हैं, किसी भी शब्द के उत्तर पद में ये सारे शब्द आपको दिख रहे हैं, तुरंत बिना सोचे समझे जान लेना तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में भी कौन सा तत्पुरुष समास है, तो इसमें आपका द्वितीय तत्पुरुष समास है। कौन सा है जी, तो इसमें आपका द्वितीय तत्पुरुष समास है। समझ में आया, आई बात गई समझ में। चलते हैं आगे हैं, इसका उदाहरण देखते हैं। आपका उदाहरण समझते हैं। जैसे बहुत ही फेमस उदाहरण अभी भी परीक्षाओं में भी पूछा गया था, ये क्वेश्चन है वहां का। क्वेश्चन ऐसा कुछ है, कहते हैं जरा बताओ 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 कि कृष्णाश्रितः क्या है, कृष्णश्रितः क्या, कृष्णश्रितः अस्तु। एक उदाहरण है, वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण, कृष्णश्रितः। अब इसमें आपको बताना है कौन सा समास है। पहले तो श्रित शब्द अंतिम में देखा है, यहीं से समझ जाना कि यहां तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष में भी कौन सा वाला है, तो द्वितीय तत्पुरुष। ये कैसे पहचाना कि द्वितीय लगा है, अंतिम में श्रित शब्द आया है। मैं कुछ शब्द मैंने आपको यहां पे लिखा है, श्रित अतीत श्रित अतीत गत अत्यस्त प्राप्त आपन्न पतित, ये सारे शब्द अगर आ जाते हैं तो वहां पर हमेशा द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। ये पहचान होती है, ठीक है। ये तो इसका जो विग्रह होता है वो बहुत प्यारा होता है, कृष्णम। क्योंकि द्वितीय तत्पुरुष समास है तो विग्रह करते समय पूर्व पद में हमको क्या लगाना पड़ेगा, द्वितीय तत्पुरुष। जैसे बालकम, जैसे रामम, जैसे कृष्णम, वैसे ही कृष्णम। आगे श्रितः, कृष्णम श्रितः। समझ में आया, कोई दिक्कत कोई समस्या तो नहीं हो रही है आपको। कृष्णम श्रितः आपको बताया जा रहा है क्या, कैसे। अब मैं विग्रह करने का एकदम पहले जब पहचान गए कृष्ण श्रितः में द्वितीय तत्पुरुष समास है, तो कुछ सॉरी भैया माफ कीजिएगा, जुखाम। कृष्णश्रितस्तु, कृष्णाश्रितः कृष्णम श्रितः। जब जान गए श्रित शब्द आया, उत्तर पद में श्रित आया, तो समझ गए द्वितीय। और जब द्वितीय हो गया तो आप जानते हैं पूर्व पद में द्वितीय विभक्ति लगाते हो विग्रह करते समय। जब विग्रह करने की बारी है तो जो पूर्व पद कृष्ण है उसको हमने लिख दिया कृष्णम, बाद में श्रिता तो श्रिता शब्द लिख दिया, ठीक है। जैसे आता है एक भयापन्न, क्या आता है, भयापन्न, भयापन्न। अब यहां धन आपन्न, आपन्न शब्द आया है, यहां पे क्या आया है, आपन्न। और आपन्न देखो यहां पे लिखा है भय से युक्त, तो क्या है भयापन्न आपन्न शब्द आया। इसका मतलब इसमें द्वितीय तत्पुरुष, पहले तो पन्ना आपन्न शब्द आया है, इसका मतलब तत्पुरुष समास है। और जब तत्पुरुष में भी आपको पूछे कौन सा वाला है, तो आपने पढ़ा है कि श्रित अतीत गत अत्यस्त प्राप्त आपन्न पतित इत्यादि ये शब्द अगर उत्तर पद में आ रहे हैं तो वहां पे द्वितीय तत्पुरुष होता है। और जब द्वितीय तत्पुरुष होता है तो विग्रह करते समय पूर्व पद में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो इसको क्या हो जाएगा, भयम, क्या हो जाएगा, भयम आपन्नः। क्या हो जाएगा, भयम
भयम आपन्नः। शरणागतः क्या है? शरणागतः क्या है जी? शरणागतः है। अब इस शरणागतः में क्या है? गत शब्द आया है, ये देखो गत आया कि नहीं आया है? गत शब्द आया है, इसका मतलब है यहां तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष में कौन सा वाला है? तो आप कहोगे, आप बोलोगे यहां पर तत्पुरुष में भी द्वितीय तत्पुरुष। तब जब जान गए द्वितीय तत्पुरुष समास है, तब विग्रह करने में आपको और आसानी हो जाती है। तब आप एकदम सीना चौड़ा करके लिखते हैं क्या? शरणम। क्या? शरणम आगतः। क्या? शरणम आगतः। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं? तो अगला उदाहरण लिखो। है लोकातीत, देखो अतीत शब्द आया, लिखो अगला। लोकातीत। 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 अतीत शब्द आ रहा है, ये देखो अतीत शब्द यहां पर है। गत शब्द हो गया, प्राप्त हो गया है ना जी, सॉरी आपन्न हो गया, श्रित हो गया, ये सारे शब्द अतीत आया। तो क्या? द्वितीय तत्व लोकम, पूर्व पद लोक है, लोक में द्वितीय लगाया, लोकम अतीतः। लोकम अतीतः। कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं है? क्या हो गया? लोकम अतीतः। कोई दिक्कत? सुख प्राप्तः। क्या होगा? जैसे मैं कहूं सुख प्राप्तः, क्या होगा? हाँ जी, क्या होगा? उदाहरण कुछ देखें। जैसे कहोगे इसी में ही करते हैं, जैसे सुख प्राप्त। प्राप्त शब्द आया अंतिम में, प्राप्त शब्द यहां पर है, इसका मतलब है यहां तत्पुरुष का द्वितीय है। तो क्या हो जाएगा? सुखम प्राप्त। क्या हो जाता है? सुखम प्राप्त। अलग अलग समास विग्रह क्या हो गया? सुखम प्राप्त, सुख प्राप्त, सुखम प्राप्त। प्राप्त हो गया, अत्यस्त और पतित बचा है। उदाहरण जैसे एक है आपका, एक उदाहरण लिख लो, कौन सा है? जैसे कूप पतितः, क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? कूप पतितः। तो कूपम पतितः क्या हो जाता है? कूप पतितः, कुएं में गिरा हुआ, कूप पतितः। तो क्या हो जाएगा? पतित शब्द आया, यहां भी पतित शब्द लिखा है, इसका मतलब है कि यहां पर समास कौन सा है? तो हो जाता है कूपम पतितः। क्या हो जाएगा? माफ कीजिएगा, क्या हो जाएगा? हाँ जी, कूपम पतितः। पतितः विसर्ग लगा लीजिएगा। कूपम पतितः, ये आपका उदाहरण हो गया। ये सारे उदाहरण आपके हो गए। अब आगे कुछ नहीं करना है, एक बार अपने ध्यान में इसको समझ लो, जान लो, प्राप्त कर लो, है ना जी? हम्म, ठीक है जी, कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं है इतने में? नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। कोपरिता, ये सारे जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण देख लीजिएगा। पूछेगा तो यही पूछेगा एग्जाम में, यहां से कहीं नहीं पूछेगा। अक्सर द्वितीय तत्पुरुष के उदाहरण आते हैं। चाहे कृष्णश्रितः, याद रखिएगा इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है कभी कभी, इसी को कृष्णश्रितः, कृष्णम श्रितः देगा, पूछेगा इसका सामासिक पद क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, कृष्णश्रितः होगा, कृष्णाश्रितः नहीं होगा। और दोनों ऑप्शन में देगा, एक देगा कृष्णाश्रितः और एक देगा, एक दे देगा ऐसे जो मैं बता रहा हूं, कृष्णाश्रितः, कृष्णम श्रितः, कृष्णाश्रितः। ये वाला गलत है, समझ में आया? कभी कृष्णाश्रितः मत कीजिएगा, पहले ऑप्शन में कृष्णाश्रितः ही रहेगा। क्या होगा? कृष्णश्रितः। अणा में अ की मात्रा नहीं रहेगी। समझे कि नहीं समझे? समझे? हाँ तो समझ जाइएगा। ये है आपका द्वितीय तत्पुरुष समास हुआ। चलते हैं आगे, पढ़ते हैं अगला तत्पुरुष। तो अगला तत्पुरुष तो आप जानते हैं, तृतीय तत्पुरुष समास कौन सा?
तृतीया तत्पुरुष समास। अब तृतीया तत्पुरुष समास में भी आपका कुछ नियम है, कुछ तरीका है। इसमें भी देखो पहचानने का बहुत अच्छा तरीका है। पहचानना हो तो इसमें भी कुछ आपको शब्द अंतिम में मिलेगा, कुछ शब्द अंतिम में मिलेगा जो आपको ये बताएगा कि यहाँ पर आपको पहचान कराएगा कि यहाँ पे आपका तृतीया तत्पुरुष समास ही है। जैसे पूर्व सदिश कुछ, पहले तो ये जानो पूर्व पद में तृतीया विभक्ति क्या होगा। पूर्व पद में तृतीया विभक्ति लगेगी या विभक्ति का प्रयोग, ठीक है। आई बात समझ में। उसके बाद क्या होगा, उत्तर पद में कुछ शब्द आएंगे। क्या, किसमें, उत्तर पद में कुछ शब्द आएंगे। पद में क्या रहेगा, जैसे उत्तर पद में कहते हैं उत्तर पद में कुछ शब्द रहेंगे आपके, जैसे 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 बोले तो क्या, पूर्व, पूर्व सदृश, अर्थ, कलह, निपुण, पूर्व सदृश, अर्थ, कलह, निपुण, मिश्र, श्लक्षण, मिश्र, श्लक्षण। उत्तर पद में पूर्व सदृश, अर्थ, कलह, निपुण, मिश्र, श्लक्षण, ये सब शब्द आएंगे। अगर ये शब्द आ रहे हैं तो ये समझ जाना वहां पर तृतीया तत्पुरुष समास है, पूर्व से समान, अर्थ, कलह, निपुण, मिश्र, श्लक्षण, ठीक है जी। जैसे कुछ उदाहरण देख लो इन सब के। जैसे मास पूर्व क्या होता है जी, कहते हैं एक एक उदाहरण देख लो। एकम एकम उदाहरण पश्यतु। जैसे कहते क्या है कि मास पूर्व क्या होता है जी, मास पूर्व सामासिक पद के है, क्या है, मास पूर्व। पहले तो देखो कि आपको पहचानोगे कैसे कि ये तत्पुरुष है, और तत्पुरुष में ये कैसे पहचानोगे कौन सा वाला तत्पुरुष है। तो उसके लिए आपको बताया गया तृतीया तत्पुरुष समास में पहले तो पूर्व पद में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। कब होगा, जब आप समास का विग्रह करोगे तब। तो पूर्व पद में द्वितीय तृतीय लगा के समास विग्रह करना होगा। उसके बाद आपको अगर है उत्तर पद में क्या करना है, कैसे पहचानोगे उत्तर पद में क्या रहेगा। उत्तर पद में हमेशा ये सारे शब्द पूर्व सदृश, अर्थ, कलह, निपुण, मिश्र, श्लक्ष, अगर ऐसे शब्द लिखे तो समझ जाना वहां पर कौन सा समास है, तृतीया तत्पुरुष समास है। और तृतीया तत्पुरुष समास में हमेशा हम पूर्व पद में तृतीया लगाते हैं। तो मास पूर्वा तो उसको क्या लिख सकते हो आप, मासेन पूर्व। क्या लिख सकते हैं आप, मासेन पूर्व। क्यों लगाया तृतीया, क्योंकि हमने उत्तर पद में पूर्व शब्द देखा, और उत्तर पद में जब पूर्व शब्द होता है तो वहां तृतीया तत्पुरुष समास होता है। समझ में आया। जैसे पितृ सदृश क्या है, जैसे पितृ सदृश, पितृ सदृश। अब पितृ सदृश एक सामासिक पद है, पितृ सदृश। अंतिम में सदृश शब्द आया है तो आपने देखा, आपने जाना, आपने समझा, तुरंत क्या लगा दिया यहाँ पे, मतलब तृतीया तत्पुरुष सदृश। देखा नहीं कि पूर्व, देखा नहीं कि सदृश, देखा नहीं कि तृतीया तत्पुरुष समास। जब जान के तृतीया तत्पुरुष समास है, पूर्व पद में तृतीया जोड़ दो तो क्या होता है, पित्रा। क्या बनता है, पित्रा। फिर उत्तर पद को वैसे उतार लो, छाप लो, पित्रा सदृश। समझ में आया। जैसे भातृ सम, सम शब्द आया नहीं, हाँ सम लिख लो, इसमें एक और बढ़ा लो, सम शब्द, ठीक है जी, सम, हाँ बढ़ा लो। अब जैसे भ्रातृ, भातृ, भ्रातृ सम, भातृ सम, क्या बनाओगे, भ्रातृ सम मतलब भाई के समान। तो इसमें क्या भ्रातृ, इसका समह शब्द आया, सम शब्द अंतिम में हो तो मतलब तृतीया पहचान है इसकी, मतलब तृतीया है
तो समास शब्द आया, इसका मतलब यहाँ तृतीय तत्पुरुष समास है। तो जब तृतीय तत्पुरुष समास जान गए तो आपको क्या करना है, आपको उत्तर पद पूर्व पद में तृतीय लगा तो भ्रात्रा, क्या भ्रात्रा, जैसे पित्रा वैसे भ्रात्रा सम, भ्रात्रा सम, समझे। जैसे होगा क्या, हीन शब्द, और एक जोड़ लो इसमें, अगर हीन शब्द आए, क्या आए, हीन शब्द आए, तब भी कौन सा समास होगा, उत्तर पद में हीन शब्द आ रहा है तो मतलब तब भी तृतीय तत्पुरुष समास, जैसे ज्ञानहीन, क्या ज्ञान हीन, तो आप इसको क्या लिखोगे, ज्ञानेन हीन, क्या लिख सकते हैं आप, ज्ञानेन हीन। कैसे समझे आप, क्योंकि उत्तर पद में हीन शब्द आया है, और जब हीन शब्द आता है अंतिम में तो समझना वहां तृतीय तत्पुरुष समास है। जब विग्रह करते हो तो जो पूर्व पद होता है, जैसे पूर्व पद क्या है, ज्ञान है, उसमें हम लगाए थे ज्ञानेन, उसके बाद क्या बन गया, हीन। समझ में आया, आई बात गई समझ में। एक उदाहरण और देखो, आचार लक्षण, आचार श्लक्षण, आचार हाँ, और देख लो क्या है, जैसे आचार श्लक्षण क्या है, आचार श्लक्षण, आचार श्लक्षण। अब श्लक्षण मतलब होता है सहज, सहज, जैसे आप बड़े श्लक्षण हैं, आप बहुत सहज हैं, आप जो पढ़ रहे हैं, आचार मतलब आपका व्यवहार, तो कहते हैं वो व्यवहार से बहुत सहज है। तो यहाँ पे श्लक्षण शब्द आया है तो आप देखोगे श्लक्षण है कि हाँ ये श्लक्षण शब्द है। अगर उत्तर पद में श्लक्षण शब्द आ रहा है इसका मतलब है वहां समास आपका तृतीय तत्पुरुष है। पूर्व पद में झोरो तृतीया का बन जाएगा आचारेण, आचारेण श्लक्षण, क्या बन जाता है, आचारेण श्लक्षण। अस्तु, समझे कि नहीं समझे। गुण मिश्र, क्या गुण मिश्र, गुण मिश्र लिख लो। अब कौन सा मिश्रा, ऊ वाला मिश्रा नहीं, तिवारी वाला है, तिवारी वाला मिश्रा नहीं, ई वाला मिश्रा दूसर का मिश्रा है, मिश्रण से तात्पर्य है। अब मिश्र शब्द अंतिम में आया है, ये देखो लिखा है, आएगा तो क्या करना है, तो जो पूर्व पद है उसमें लगा दो तृतीया, गुणेन मिश्र, क्या हो गया, गुणेन मिश्र। कोई दिक्कत है, कोई नेत्रहीन, ज्ञानहीन, नेत्रहीन, है ना जी, और कोई दिक्कत, और कोई, कहते हैं वाक कलह, कलह शब्द भी ये तो है, ज्ञान निपुण, ज्ञानेन निपुण, तो लिख लो, सारे उदाहरण लिख लो भैया, काम आएगा आपको। क्या आएगा ये भैया, ये आएगा आपको काम आपके एग्जाम में। समझे कि नहीं समझे, समझ गए ना जी, हाँ तो ये आपके काम आएगा आपके एग्जाम में, इसलिए अब उतार लो, छाप लो भैया, बढ़िया से छाप लो। हाँ, कौन सा लिखोगे, लिख लो वाक कलह, लिख लो वाक कलह, बहुत बढ़िया है। तो ऐसा नहीं वाक करना चाहिए जिससे कलह हो जाए, वाक मतलब टहलना नहीं, वाचा, वाक मतलब बोलने से, कलह मतलब कलह उत्पन्न हो जाए, उसको कहते हैं वाक कलह, है ना जी, जिसके बोलने से घर में कलह उत्पन्न हो जाए उसको कहते हैं वाक कलह। और वाक मतलब होता है वाचा, इसको पूर्व पद वाक है, उत्तर पद कलह शब्द है, कलह देखा तो तुरंत लगा दिया पूर्व पद में तृतीया, वाक का जब तृतीया बनाते हो तो होता है वाचा, वाणी से कलह, समझ में आया, वाचा कलह। कोई समस्या, कोई दिक्कत, एनी समस्या, कहा भ्रातृशम, सम शब्द भी आ गया है, ठीक है, ज्ञानहीन, अब ज्ञान निपुण, ज्ञान निपुण, ज्ञान में निपुण, तो ज्ञानेन निपुण क्या हो जाएगा, ज्ञानेन निपुण, ठीक है जी, ये अर्थ मिटा दो, ई नहीं है, अस्तु, हाँ
इतनी सारी चीजें जो आपने देखा, ये सब का एक एक उदाहरण शायद मैंने दे दिया है। ज्ञानेनहीनः ज्ञानहीनः भी मैंने दे दिया है। अब उत्तर पद में पूर्व सदृश कलह अनिपुण मिश्र श्लक्ष्ण समहीन, इतने सारे शब्द अगर लास्ट में आ रहे हैं तो समझ जाना कि वहां पे कौन सा समास है। आप कह दोगे भैया वहां पर तृतीया तत्पुरुष समास है, और हम क्या करेंगे, विग्रह करते समय पूर्व पद में हमेशा तृतीया शब्द का, तृतीय विभक्ति का हम विधान कर देंगे, तृतीय विभक्ति लगा देंगे। समझे? चलते हैं अगला। कौन सा तत्पुरुष समास? तो कहेंगे चतुर्थी तत्पुरुष समास। कौन सा चतुर्थ तत्पुरुष समास? तो कहोगे चतुर्थी तत्पुरुष समास। कौन सा? तो कहोगे चतुर्थी तत्पुरुष समास। चतुर्थी तत्पुरुष समास में क्या जानोगे? चतुर्थी तत्पुरुष समास में हम यही जानेंगे भैया, चतुर्थी तत्पुरुष समास में आप जानोगे क्या क्या क्या, बोलो बोलो बोलो। तो चतुर्थी में जानोगे कि हमेशा इसमें एक पॉइंट क्या है कि पूर्व पद में, किसमें? पूर्व पद में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग, ठीक है, का प्रयोग विग्रह करते समय पूर्व पद में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा, और उत्तर पद में कुछ विशेष, जैसे ऊपर के जो तत्पुरुष समास थे पहचान हो जाती थी कि अगर ये शब्द उत्तर पद में आ रहा है तो वहाँ पे आपका आपका एक सेकंड रुकिएगा, वहाँ पे आपका तृतीय तत्पुरुष समास है। हाँ, और उसके बाद क्या है, उत्तर पद में क्या होता था, ध्यान दीजिएगा, उत्तर पद में क्या होता था, उत्तर पद में, उत्तर पद में आपके क्या होता था, उत्तर पद में अर्थ, उत्तर पद में क्या क्या होता था, लिख लो। उत्तर पद में क्या होता था भैया? उत्तर पद में आपके अर्थ, बलि, माफ कीजिएगा, बलि, हित, सुख, रक्षित, बलहित, सुख, रक्षित इत्यादि जब शब्द आता है, बलहित मेनली है, बलहित सुख रक्षित शब्द आ रहा है, इसका मतलब है उसमें समास कौन सा हो रहा है? तो आप कहोगे उसमें चतुर्थी तत्पुरुष समास हो रहा है। अगर अंतिम में बलहित, सुख, रक्षित इतने शब्द में से कोई शब्द आ गया तो समझ जाना वहां पे आपका कौन सा है समास? आपका चतुर्थी तत्पुरुष समास है। जैसे आप कहते हैं कि भूत बलि, इंपॉर्टेंट है, क्या है? भूत बलि आपका क्या है? एक सामासिक पद है, क्या? भूत बलि, क्या है? भूत बलि। बलि शब्द आया है उत्तर पद में, इसका मतलब है तत्पुरुष का चतुर्थी तत्पुरुष समास हो रहा है। और जब जान के चतुर्थी तत्पुरुष समास हो रहा है, पूर्व विग्रह करते समय पूर्व पद में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो लिख दोगे भूतेभ्यः, क्या? भूतेभ्यः बलि, भूतों के लिए बलि है, ठीक है जी। भूतेभ्यः बलि। गोहितम, हित शब्द आया, हाँ, तो गोहितम एक शब्द क्या है? गो हितम, हित शब्द आया, हितम शब्द आया अंतिम में, मतलब समास कौन सा है? तत्पुरुष का भी चतुर्थी तत्पुरुष है, पूर्व पद में चतुर्थी, गोभ्यः क्या हो जाएगा? गोभ्यः, गोभ्यः हितम, गोभ्यः हितम, ठीक है। कुछ नहीं कर रहे हैं कि पूर्व पद में चतुर्थी लगा के सीधे उत्तर पद को वैसे लिख दे रहे हैं, वही बहुत वेरी सिंपल। अगर आप दो चीजें, हर तत्पुरुष समास में दो चीजें जान लेना कि पूर्व पद में किस विभक्ति का प्रयोग करना है, और जो वाला चतुर्थी तत्पुरुष तो पूर्व पद में चतुर्थी,
पंचमी तो पूर्व पद में पंचमी, ये तो बड़ा आसान है, बस पहचानोगे कि कैसे कि लगाना चतुर्थी की पंचमी, उसके लिए कुछ शब्द आपको विशेष दे दिए जाते हैं, जैसे यहाँ पे दे दिए गए हैं क्या, बलि हित सुख रक्षित इत्यादि, ये सब शब्द आते हैं कहाँ पे, पूर्व पद में, तो वहां भी लगाना क्या होता है आपको, पूर्व पद में चतुर्थी लगानी होती है। अगला जैसे गो सुखम, क्या, तो वही होगा गोभ्यः सुखम, गोभ्यः गोभ्यः सुखम। अब एक और है गोरक्षितम, क्या उदाहरण है, क्या रक्षित शब्द आया है, गोरक्षितम, क्या है, गोरक्षितम, तो कहते हैं गोभ्यः, माफ कीजिएगा, एक गाय वाला बड़ा आया है भैया, गाय को देखिएगा, गाय को समझिएगा, गोभ्यः, गोभ्यः रक्षितम, क्या हो जाता है, गोभ्यः रक्षितम, समझे कि नहीं समझे। ये देखो यहाँ पे बलि शब्द आया, हित सुख रक्षित इत्यादि ये शब्द आए, तो आप पहचान गए कि यहाँ पे कौन सा समास है। इसके अलावा भी कुछ आपके उदाहरण हैं, जैसे एक उदाहरण है यूप दारू, याद रखिएगा, एक अन्य उदाहरण है यूप दारू, याद रखिएगा, क्या है, यूप दारू, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी, यूप दारू ये विसर्ग है, तो हो जाता है यूपाय, यज्ञ के लिए जो दारू मतलब लकड़ी, तो यूपाय दारू, वो वाला दारू मत समझना है, पता लगा कि अब मामला बढ़िया है, अब संस्कृत वाले पढ़ाने लगे हैं दारू के बारे में, अब तो पक्का है क्योंकि संस्कृत सर्वमान्य है, कहेंगे यहाँ दारू शब्द आया, कहेंगे कल से व्यवस्था में लग जाओ, तो व्यवस्था में नहीं लगना है भाई साहब, दारू मतलब यहाँ लकड़ी से तात्पर्य है, पता लगा है, चले गए यहाँ पढ़ने के बाद सीधे ठेके पे नजर आए, घर वाले कहे चले गए, बताया संस्कृत वाले पढ़ाए हैं कि आज खूब यूप यूप करके दारू पियो बढ़िया से, है नहीं, यूपाय दारू, यूप मतलब होता है यज्ञ, यज्ञ होने के लिए जो आप लकड़ी की समिधा की व्यवस्था करते हैं वही है यूपाय दारू। यहाँ हमारे यहाँ धीरे धीरे दारू का अर्थ बदल लिए, हाँ दारू में कुछ और लगाने लगे, महुआ रानी, पता नहीं कौन कौन सा आती है ना जी। चलते हैं, जैसे धन कामना तो कहते हैं धनाय, धन कामना, धनाय कामना इत्यादि, ये सब में कौन सा समास हो रहा है, हर जगह आपका चतुर्थी तत्पुरुष समास हो रहा है। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई समस्या तो नहीं है। हाँ, अर्थ शब्द आया था, हाँ तदार्थ, अर्थ शब्द माफ कीजिएगा, अर्थ हम वहां लिख रहे थे कहाँ पे, तृतीया में, तो अर्थ यहाँ पे होगा, अगर अर्थ शब्द यहाँ पे आया है तो अंतिम में अर्थ शब्द भी आए, रक्षित शब्द आए, जैसे कहते हैं धनार्थ सुखार्थम, धनार्थम सुखार्थम, है ना जी, रक्षार्थम लिख लो, जैसे सुखार्थम भैया सुख की कामना, सुखार्थम अगर आया है, क्या आया है, सुखार्थम आया है, तो इसका जब विग्रह होगा कुछ नहीं करना है, पूर्व पद क्या है, सुख शब्द है, अंतिम में अर्थ शब्द आया है, अर्थम आया है, इसका मतलब है अर्थम आया है, तो यहाँ पे चतुर्थी तत्पुरुष समास होगा, पूर्व पद आपका जो भी हो उसमें चतुर्थी हाँक दो भैया, चतुर्थी ऐड कर दो, चतुर्थी लगाए दो, क्योंकि यूप में दारूत लगा दिए हैं ना जी, तो अब यहाँ पे तो आपको जब अब हाई क्वालिटी में चले, HD में चलेंगे अब, तो क्या करोगे, यहाँ पे आप लिख दोगे सुखाय इदम, इसका जो विग्रह थोड़ा अलग होगा, यहाँ पे इसका जो विग्रह होगा ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा अलग होगा, इसको आप लिखोगे सुखाय इदम, क्या लिखोगे, सुखाय इदम, और जिसका विग्रह अलग होता है थोड़ा आंखें बड़ी करके हम लोग देख लेते हैं, जैसे सुखार्थम तो सुखाय इदम होगा, क्या होगा, अब सुखाय अर्थम नहीं लिखा जाएगा, अभी तक क्या था कि गोहितम गोव्या हितम उत्तर पद को सेम टू सेम एकदम सेम टू यू करके उतार देते थे, किंतु जहां अर्थ शब्द आ रहा है याद रखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, पूर्व पद में तो चतुर्थी आपको लगाना है वो लगा ही रहे हैं, उत्तर पद को सेम टू सेम नहीं उतार रहे हैं, वहां पे क्या कर रहे हैं, इयम इदम इत्यादि आप लिख दे रहे हैं, जैसे रक्षार्थम, एक आता है क्या, रक्षार्थम, क्या आता है, रक्षार्थम, रक्षार्थम में क्या करेंगे, रक्षाय, क्या लिखते हो, रक्षाय, क्या लिखोगे जी, रक्षाय, रक्षाय इयम इदम, क्या होगा, रक्षाय इदम, बस आज इतनी सी बात। यहाँ पे आप चतुर्थी तत्पुरुष समास तक देख लिए हैं,
बस इतना सा। आज के लिए ज़्यादा बढ़ाएंगे नहीं वीडियो, और छोटा छोटा डोज दें। वैसे भी यहाँ जाते जाते आपके लिए दारू छोड़ के जा रहा हूँ, और दारू का मतलब जो मैं बताया वही कीजिएगा, ठेके पर मत जाइएगा भाई साहब। नहीं पता लगा वहाँ घूमते हुए यहाँ पढ़ते ही तुरंत भाग गए ठेके पे। अब घर वाले पूछे काहे जा रहे हो, कहेंगे यार संस्कृत वाले ने पढ़ा दिया है, और संस्कृत के बाद हम काहे काट दें, हैं पहुँच गए। नहीं नहीं नहीं, तो यहाँ युग का मतलब वैयज्य वाली दारू मतलब लकड़ी, इस समिधा जो एकत्रित करते हैं, और चले जाना समिधा ले आना, घर में यज्ञ हवन करना। बाकी समझ के कौन सी दारू लेनी है। चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा इसी दारू के साथ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, शुभम भूयात सर्वदा।